नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी बाल विवाह की और अब बात करेंगे बेटियों को बचाने की, उन्हें पढ़ाने की, क्योंकि गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी हैं, जो कि नोडल अधिकारी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या योजना है? देखिए, हमारे देश में जो है जो गिरता हुआ शिशु लिंग अनुपात है, एक बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए कि हम जब भी 10 वर्षीय आंकड़ों पर जाते हैं, जनगणना पर जाते हैं, तो हम ये देखने में आया है कि 1961 के बाद में लगातार शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो एक ये चुनौती के रूप में हमारे समाज में उभरा है। तो इसी चुनौती को एड्रेस करने के लिए, बेटियों को पैदा होने का जो उनका हक है वो सुनिश्चित करने के लिए, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई पानीपत से। इस योजना में उन 100 जिलों को चुना गया, इंडिया के, भारत के पूरे 100 जिलों को चुना गया जिनमें कि शिशु लिंगानुपात की स्थिति असंतुलित है। तो उनमें सुधार के लिए और उसमें विभागों के कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतर प्रयास के लिए और इस योजना को लागू किया गया है, और जिसमें कि राजस्थान के 10 जिले शामिल हैं। अभी दूसरे चरण में इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों के अलावा 61 जिले और शामिल किए गए हैं। उन 61 जिलों में राजस्थान के 4 जिले और चुने गए हैं, यानी कि टोटल राजस्थान में 14 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सर, ये कहा जाता है कि राजस्थान में स्थिति बहुत बुरी है महिलाओं की, तो कितनी अभी बदली है? भ्रूण हत्याओं में जो इजाफा हुआ है या फिर ऐसा हुआ है कि कमी आई है पिछले कुछ सालों से? देखिए, हमारे भारत का जो शिशु लिंगानुपात है 918 है, राजस्थान का हमारा 888 है। हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान का जो एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। तो हमारे लिए चुनौती का विषय ज़्यादा है, क्या? क्योंकि हम भारत के औसत जो शिशु लिंगानुपात उससे भी काफ़ी नीचे हैं। इस योजना के तहत जो है हमने काफ़ी सारे विभागीय प्रयास किए हैं। शिशु लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात का स्तर उसमें कुछ जिलों में बढ़ा भी है, भी काफ़ी सारे विभागीय प्रयास हुए हैं, और जो मानसिकता परिवर्तन की बात है उसमें भी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो ये योजना जो हमने चलाई है बेटी चलाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, माफ़ कीजिएगा मुझे, तो इस योजना के प्रावधान क्या है? देखिए, जैसा कि नाम अपने आप में एक बताता है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो गर्भ में ही जो लिंग चयन करके और गर्भपात करवा दिया जाता है बेटियों को, तो वहीं से ही समस्या का जो शुरुआत होती है उसी को एड्रेस किया गया स्कीम में। पीसीपीएनडीटी कानून हमारे यहाँ देश में प्रावधान है, तो उसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाना सबसे पहला उद्देश्य है कि एक तो लिंग चयन कानूनी अपराध है, तो लिंग चयन को रोकना, लिंग चयन के आधारित गर्भपात को रोकना, क्योंकि उससे आप ये देखिए कि गर्भ में ही बेटियों के प्रति हिंसा शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे मतलब अपना जीवन चक्र के स्तर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो हिंसा किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है, उन सबको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शिशु लिंगानुपात है, जैसे जो लिंग आधारित जो गर्भपात है उसको रोकने का प्रयास। बेटी पैदा हो गई तो उसके बाद उसका उचित पालन पोषण, उसके बाद उनकी शिक्षा, और इसके अलावा इस योजना में एक जो पोक्सो एक्ट आया था, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो हिंसा है बेटियों के साथ, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हम स्कूलों में देखते हैं, कहीं जो रास्ते में होती है उनके साथ देखें, तो इसमें पोक्सो एक्ट को भी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोड़ा गया है, ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंस जो बेटियों के साथ में वो ना हो। तो इससे कोई फ़ायदा हुआ है ये जो हमने योजनाएं चलाई हैं उससे? देखिए, 22 जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। उसके बाद में लगभग एक वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा समय इसमें हो गया है। इसके बाद काफ़ी सारे प्रयास विभाग के स्तर पर, समाज के स्तर पर, गैर सरकारी संस्थानों के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर किए गए हैं। उसका रिजल्ट भी हुआ है। भारत में 100 जिले जो शामिल किए गए थे उसमें से 49 डिस्ट्रिक्ट में इस 1 साल के दौरान SRB यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो उसमें सुधार आया है। तो उन 49 जिलों में राजस्थान के जो 3 जिले हैं वो शामिल किए हैं। उनमें शिशु लिंगानुपात जो बर्थ के टाइम पर जो है उसमें सुधार आया है। तो टोटल राजस्थान के जो 10 चयनित जिले थे उनमें 3 में सुधार आया है। वो जिले हैं धौलपुर, श्री गंगानगर और झुंझुनू।
तो यानी ये तो हमने लिंगानुपात की बात कर ली, भ्रूण हत्याओं में ये कमी आई है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कितना सुधार आया है? देखिए, चूँकि 1 साल योजना का पूरा हुआ है, एकेडमिक वर्ष जो है वो जुलाई में शुरू होगा, तो अभी हम इसके प्रभाव का भी आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 साल में क्या परिवर्तन है, डेटा जैसे ही हमारे पास में अवेलेबल होगा हम उसको शेयर करेंगे कि जुलाई में जैसे एकेडमिक ईयर शुरू होगा तो हमें पता लगेगा। हमने शिक्षा विभाग से भी टाई अप किया है कि उनसे भी समन्वय कर रहे हैं कि क्या सुधार इस योजना के बाद में शिक्षा में आया है, उससे भी हम विभाग से सतत बातचीत के प्रयास कर रहे हैं। महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो मुद्दा है आज के समय में, तो उसके लिए विभाग क्या क्या काम कर रहा है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एक काफ़ी प्राइम एक मुद्दा है। तो हम देखें कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो हमारा है उसके अंतर्गत ही वर्ष 2007 में एक सेपरेट निदेशालय यानी कि पृथक निदेशालय बना था। एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव प्रयास था सरकार का कि महिला मुद्दों को लेकर उनको एड्रेस करने के लिए पृथक से एक महिला अधिकारिता निदेशालय शुरू किया गया 2007 में। उसके बाद में विभिन्न विभागीय योजनाएं चालू की गई हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में अपराजिता वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर जो है राजकीय जयपुर अस्पताल में संचालित है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद में ये प्रयास किए गए थे कि सरकार के स्तर पर कुछ इस तरह के प्रयास किए जाएं कि महिला हिंसा को रोकने या उन्हें चिकित्सा, पुलिस, विधिक सारी सहायता सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान किए जाएं। तो इस तरह के कुछ सेंटर स्टार्ट किए जाएं। तो राजस्थान वो पहला राज्य बना जहां हमने 24 घंटे संचालित होने वाला इस तरह का एक सेंटर जयपुरी अस्पताल में शुरू किया, जिसका नाम अपराजिता है। वहाँ पे हम जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, किसी भी तरह की हिंसा वायलेंस की शिकार हो महिलाएं, वहाँ टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। वहाँ पे हम उसको जैसे अपनी चिकित्सा सहायता है, पुलिस सहायता है, विधिक सहायता है, परामर्श सुविधाएं हैं, शेल्टर, मेडिसिन, सब सारी सुविधाएं निःशुल्क जो है 24 घंटे उपलब्ध करवाते हैं। तो एक ही हमारा प्रयास है। आज हम 30 अगस्त 2013 को जब हमने शुरू किया और आज हम अगर देखें तो 1800 से ज़्यादा केस आज वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो उनमें हमने महिलाओं को लाभ दिलाया है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र राजस्थान के 40 पुलिस जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित है हमारे विभाग की ओर से। वहाँ पे भी जो कि डे आवर्स में ही संचालित होते हैं, तो वहाँ पर भी हम महिलाओं की, जो पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनते हैं। जो भी संभव प्रयास के माध्यम से जो भी संभव होता है नियम अनुसार वो कार्रवाई की जाती है। तो सर, जो ये सेंटर्स आप बता रहे हैं, इनका नंबर क्या होगा जो महिलाएं बात करना चाहती हैं या अपनी शिकायत दर्ज? मैं अपराजिता का, वैसे जिलों में जो महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र चले उनका सब जिलों का अपना अपना नंबर है। जो अपराजिता का नंबर है वो मैं बताना चाहूँगा 255, जैसे जयपुर का कोड है 0141 255 3763। एक नंबर ये है 255 3764। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे कोई भी महिला शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो दोस्तों, ये आपने 2 नंबर सुने हैं। सर ने, डॉक्टर जगदीश जी हमें बता रहे हैं वो 2 नंबर, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं तो आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सर, हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमने योजनाएं शुरू की और ये योजनाएं इतनी आगे बढ़ी हैं, तो क्या राजस्थान अभी भी इतना पिछड़ा है कि हमें इन योजनाओं की ज़रूरत पड़ी? मतलब मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँ तो इन योजनाओं की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान पिछड़े राज्यों में शामिल है, लेकिन चूंकि स्थिति में सुधार आ रहा है। योजनाएं एक माध्यम है वंचित वर्ग को उनका लाभ, वास्तविक हक जो अधिकार है उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। तो विभाग और योजनाएं वो जरिया है कि हम आम आदमी को, जैसे मैं महिलाओं की बात करता हूं तो जो वंचित महिलाएं हैं उनको अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये योजनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके अलावा जो योजनाओं की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम योजना चला रहे हैं, उसके अलावा भी हम कोई आगे योजना चलाने वाले हैं या महिलाओं से संबंधित कोई योजना जो हम आगे चलाएंगे? हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसी वर्ष जो बजट घोषणा हुई है उसमें विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना बनाई गई है, जिसमें जो बेटियां हैं तो उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष तक
कुल 50,000 रुपये की राशि विभिन्न चरणों पर दी जाएगी। जैसे कि बेटी के जन्म पर 2500 रुपये, 1 साल पूरा होने पर और सारे टीकाकरण पूरे करने पर फिर से 2500 रुपये, बेटी जब क्लास 1 में जाती है तो 4000 रुपये, क्लास 6 में जाती है तो 5000 रुपये, और जब क्लास 10th में होती है तो 10,000 रुपये, और 12th पास करने के उपरांत 25,000 रुपये। तो टोटल इस तरह से 25,000 रुपये, 50,000 रुपये की राशि जो है बेटी के नाम 18 वर्ष में विभिन्न चरणों में विभाग की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा बालिका गरिमा संरक्षण एवं सम्मान योजना भी बजट घोषणा में लॉन्च की, जिसमें जो बालिकाओं के सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो विभिन्न NGO व्यक्ति जो लोग काम करते हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा सामूहिक विवाह अनुदान योजना है, उसमें भी विभाग जो है जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जो सामूहिक विवाह करवाना चाहते हैं तो बालिग लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह में करवाने के लिए विभाग जो है पैसा देता है। अब हमारे यहाँ से जैसे 15,000 रुपये प्रति जोड़ा दिया जाता है, 3,000 रुपये गैर सरकारी संस्थान को दिया जाता है जो कि शादी करवाते हैं। यानी कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक तो जो दहेज की मानसिकता है या फिर बाद में ये सोचा जाता है कि भाई बेटी की शादी में खर्चा बहुत आएगा, तो विभाग अपने स्तर पर ये सुनिश्चित करता है कि हम बेटियों की शादी में भी हम सहयोग करेंगे। तो सर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, कोई मैसेज महिलाओं के लिए देना चाहेंगे, या जो लोग हिंसा करते हैं महिलाओं के साथ या उनकी स्थिति को सुधरने नहीं देते, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में महिला और पुरुष के बीच में जब तक संतुलन स्थापित नहीं होगा तब तक हम एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते। महिला हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वो परिवार को संभालती है, नौकरी भी करती है, आज समस्त सामाजिक जिम्मेदारियां भी वहन करती है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। आज भी जो है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो उनके जो सम्मान है, उनकी गरिमा है, जो उनकी डिग्निटी है, उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने जो कर्तव्य हैं उनकी तरफ भी हम हमेशा देखें और समाज में उनको भी जो महत्ता उसको पहचानें। तो दोस्तों, महिलाओं की गरिमा बनाए रखिए। बेटी है तो कल है, और कल है तो आपका भविष्य है। महिलाओं की स्थिति अगर मजबूत होगी तो आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।